Good afternoon, everyone. So I have a question जिससे मैं पूछूंगा वही रिप्लाई देंगे, ठीक है? What is the difference between hypertension and heart rate? So रहीम भाई आप बताएंगे. Difference between heart rate and hypertension, high blood pressure. सॉरी, हाइपरटेंशन और हार्ट रेट क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है? जय, ब्लॉकेज तो अलग चीज़ है वो. सिस्टोलिक डायस्टोलिक तो ब्लड प्रेशर का वो नंबर्स है, हाई ब्लड प्रेशर का या लो ब्लड प्रेशर का. लेकिन आप डिफरेंशिएट कैसे करो कि हार्ट रेट अलग होता है हाइपरटेंशन से, हाई ब्लड प्रेशर. सपोज़ कि अगर किसी का 130/90 है या 80 है या 120/80 है, तो ये इसको क्या बोलेंगे आप? मतलब इसको हार्ट रेट से कैसे अलग आप डिफाइन करेंगे? क्या डिफरेंस क्या है हार्ट रेट का? डिफरेंस से क्या समझ में आता है? हार्ट रेट क्या होता है? आकाश, ब्लड, आकाश बताओ. अभी तो हुआ है सर्टिफिकेशन. ब्लड फ्लो और हार्ट रेट, मतलब कितनी बार हार्ट बीट हो रहा है, तो डिफरेंशिएट हो कुछ, जाता है. हाँ Right, कुछ right. कुछ, हाँ सही है. तो हार्ट, अमाउंट ऑफ हाँ. हार्ट रेट मतलब मिनट इज हार्ट रेट और हाइपरटेंशन ब्लड फ्लो के ऊपर, मतलब ब्लड फ्लो कितना फास्ट होता है, कितना फास्ट हो रहा है, वो हाँ, हाइपरटेंशन. कितना, हाँ कितना फोर्स से वो ब्लड फ्लो कर रहा है, हाँ डिस्टोलिक, हाँ. तो दीज आर द डिफरेंस. सो हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर मीन्स व्हाट, कि आपका हार्ट का जो कॉन्ट्रैक्शन है वो कितना फोर्स जनरेट कर रहा है एक बीट में भी. और हार्ट रेट मीन्स व्हाट, कि 1 मिनट में कितना बीट हो रहा है. ठीक है, ये दोनों अलग चीज़ है. बहुत सारे मेंबर्स को मैं देखता हूँ वो आकर के क्वेश्चन करते हैं कि मेरा हार्ट रेट इतना है तो मेरा ब्लड प्रेशर भी शायद इतना होगा. सपोज़ कि उसका हार्ट रेट 140 जा रहा है तो वो बोलते हैं मेरा ब्लड प्रेशर भी इतना ही होगा. लेकिन दोनों डिफरेंट चीज़ है. मे बी ब्लड प्रेशर उसका 120/80 हो उस टाइम, लेकिन हार्ट रेट शूट अप है. तो सबसे पहले चीज़ कि ये दोनों चीज़ को डिफ्रेंशिएट करने आना चाहिए. अभी समझ में आ रहा ना दोनों में डिफरेंशिएशन? somewhat they are correlated but not connected completely. वो 1 मिनट में कितना बीट कर रहा हार्ट, वो उसका रेट है. ठीक है, वो इसका कितने बार बीट होता है, जैसे 72 एवरेज हार्ट रेट है 1 मिनट में, तो ये रेट है उसका हार्ट बीट होने का. और 1 बीट में कितना वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, फोर्स जनरेट कर रहा है, वो हमारा प्रेशर है. तो दीज आर द डिफरेंस. लास्ट लेक्चर समझ में आ रहा था ना सबको? अटकना तो नहीं चाहिए था. वही यही है ना स्टार्टिंग में. तो अभी जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है आगे का, वो है अबाउट हार्ट फंक्शन. सो हार्ट कैसे काम करता है, ये ज़्यादा इजी समझ में आया. सो हार्ट में डिफरेंट चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर है. ठीक है, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, ठीक है, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल. तो सिंपल सा चीज़ है. अगर आप ट्राइंगल में अगर हार्ट को देखें, यहाँ पे जो फिगर है, तो उसको 20 से हॉरिजॉन्टल डिवाइड करता है, एट्रियम एंड वेंट्रिकल. ठीक है, फिर एक लाइन वर्टिकली 20 से देते हैं तो वो 4 चैम्बर में डिवाइड हो जाता है. राइट एट्रियम, ठीक है, राइट लेफ्ट एट्रियम, यहाँ देखेंगे राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम. ये 20 से लाइन देने के बाद 2 चैम्बर क्रिएट हुआ. फिर नीचे राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, ये 4 चैम्बर डिज़ाइन हुआ. अभी यहाँ पे आप देखेंगे तो नीचे एक इंफीरियर वेना. हाँ, क्या बोलेंगे उसको? इंफीरियर वेना था. हाँ, मतलब वेंस बोल सकते हैं, थिक वेंस, आर्टरीज ही है वो. आर्टरीज, हाँ आर्टरीज बोल सकते हैं उसको. तो
नीचे जो इंफीरियर वेना कावा है, ऊपर सुपीरियर वेना कावा। ये दोनों में डिफरेंस क्या है कि जो इंफीरियर वेना कावा होता है वो हमारे लोअर एक्सट्रीमिटीज़, लोअर लिम्स, लेग्स, ट्रंक सेक्शन से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो ट्रांसफ़र होता है हार्ट की तरफ। और सुपीरियर वेना कावा में आपका अपर एक्सट्रीमिटीज़ मतलब आपके हेड्स, ट्रंक सेक्शन, हेड्स, नेक और आर्म्स दोनों से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है। ये लोअर एक्सट्रीमिटीज़ इंफीरियर वेना कावा एंड सुपीरियर वेना कावा, अपर एक्सट्रीमिटीज़ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई होता है एंड वो सबसे पहले एंटर करता है वो राइट एट्रियम में, ठीक है। फिर यहाँ पे एक वाल्व होता है जिसका नाम है ट्राइकस्पिड वाल्व। फिर वो वहाँ से ट्रैवल करते हुए राइट वेंट्रिकल में जाता है, ओके। एंड देन वहाँ से फिर सप्लाई होता है वो, यहाँ पे एक वाल्व है पल्मोनरी वाल्व, ये जो ब्लू वन जो दिख रहा है, सप्लाई होते हुए वो तो दो ब्लू वैन वाल्व है। एक तो यहाँ पे आप देखेंगे राइट पल्मोनरी आर्टरीज एंड एक देखेंगे पल्मोनरी आर्टरीज दिस साइड जो है लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरीज। तो दो जो ब्लू वेन जा रहे हैं वो दोनों लंग्स जो है उस तरफ जाते हैं। सपोज कि अगर राइट वाला है जो राइट लंग्स की तरफ ट्रांसफ़र करता है, लेफ्ट वाला जो यहाँ पे आप देखेंगे वो लेफ्ट वाले लंग्स में ट्रांसफ़र करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। Usually the right side of the lung or right side of the heart basically carries the deoxygenated blood and the left side basically carries the oxygenated. So simple उतना फंडा याद रखना ज़रूरी है। Now why this particular thing is important is because you will learn in the next slides कि गैस एक्सचेंज जो प्रोसेस है उसके दौरान क्या सारी चीज़ें होती है and we have to understand something happens around with the your walls as well। जैसे वो ट्राइकस्पिड वॉल और बाइकस्पिड वॉल बोला गया है तो उसमें भी कोई चेंजेस होते हैं जिसके वजह से कुछ इश्यूज आते हैं। तो वो समझने के लिए आपको एटलीस्ट हार्ट का एक बेसिक एनाटॉमी और फंक्शन पता रहेगा। इट विल बी मच ईजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड एज वेल। सो नाउ अभी जैसे ही वो लंग्स की तरफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है फिर वहाँ पे कैपिलरीज होते हैं, ठीक है। वो ऑक्सीजन को एक्सट्रैक्ट करके वापस से हार्ट की तरफ ये वीडियो प्ले कर देते हैं, हाँ, तो यू विल अंडरस्टैंड बेसिकली। इधर गया ठीक है, यस नहीं हो रहा है, सेंटर में कैसे नहीं हो रहा है। ठीक है। So we have linked a detailed video where we have this, मतलब they have explained it in much deeper fashion। कैसे लेफ्ट साइड से जो भी पूरा ब्लड फ्लो हो रहा है ऑक्सीजनेटेड वो आपके एओर्टा के थ्रू अपर बॉडी में कैसे जाता है और लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में कैसे आता है। बिकॉज व्हेन योर एओर्टा इज गोइंग इनटू अ डिसेंडिंग मैनर टुवर्ड्स द लोअर साइड, इट बेसिकली ब्रांचेस आउट इनटू टू सेक्शन which goes to your right side and the left side of the body, so right leg and left leg। So a detailed video explaining all that is attached over here। Maybe whatever there is a technical glitch, but just to understand better you can watch that particular video। ठीक है ना, कोई नहीं, that's okay। So skip to the next slide ना। गैस एक्सचेंज का बता दो ना। सो अभी जब भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स की तरफ जाता है फिर लंग्स में कैपिलरीज उसको एक्सट्रैक्ट करके आपको कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन में कन्वर्ट करके हमें वापस से हार्ट की तरफ मूव करता है वो ब्लड। तभी अभी वो फिगर में देखेंगे तो लेफ़्ट साइड जो वेंट्रिकल्स है और एट्रियम है, इट्स ओके, शो द नेक्स्ट स्लाइड। वहाँ से फिर ट्रांसफ़र होता है होल बॉडी में। So see, this is, so these are the alveoli। बेसिकली लंग्स के एकदम लास्ट वाला जो फ्रेगमेंट्स है एकदम छोटे छोटे बबल जैसे सैक्स रहते हैं, सो दैट इज कॉल्ड एज alveoli। एंड दिस इज अ कैपिलरी विच इज टॉकिंग अबाउट द आर्टरीज ब्रांचेस आउट इनटू अ लोवेस्ट एक्सट्रीमिटीज कॉल्ड एज अ कैपिलरीज। हम लोग ने सुना रहेगा कि कैपिलराइजेशन या फिर एंजियोजेनेसिस ये सारी चीज़ें होती है। सो दैट मीन्स व्हाट, द नंबर ऑफ, जैसे हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लासिया हम लोग ने सुना है,
hyperplasia basically number of cells increases. The same way there is a capillarization which happens. Now the gas exchange ideally takes place between your capillaries and your alveoli. अभी ये यहाँ पे ही क्यों होता है, बाकी कोई बड़े लेवल पे क्यों नहीं होता है? Any answer for that? We have thick arteries, we have thick membranes. alveoli तक जाने की ज़रूरत नहीं, उसके भी बड़े बड़े अलग अलग जैसे ब्रोंकियोल्स वगैरह सारे सेक्शंस है, तो वहाँ पे ये गैस एक्सचेंज क्यों नहीं होता है? Any answer? Anyone has heard of membrane permeability? थोड़ा लाउड बोला. सो मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी मतलब क्या कि दो ऑब्जेक्ट्स जिनका अगर लेयर थिन रहेगा तो द गैस एक्सचेंज कैन ईजिली हैपन बिटवीन देम, बट इफ दे हैव अ थिकर वॉल्स देन द एक्सचेंज विल बी लिटिल मोर डिफिकल्ट एंड इट मे नॉट हैपन ओनली. सो एल्वियोलाई जो है उसका जो लेयर्स है दे आर वेरी थिन, एज वेल एज योर कैपिलरीज दे आर ऑल्सो वेरी माइन्यूट, तो वहाँ से आपका गैस एक्सचेंज वेरी इजीली हो जाता है. तो यूजुअली हम लोग जो RBCs या फिर WBCs वगैरह जो सुनते हैं या फिर पता है जो भी, वो क्या है बेसिकली नथिंग बट व्हेन योर लेफ्ट साइड और द राइट साइड वुड से जो भी आपका ब्लड कैरी हो रहा है, लेट्स सपोज राइट योर वेंट्रिकल इज डिसेंडिंग नाउ दैट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टुवर्ड्स योर लंग्स. नाउ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है उसमें क्या रहेगा, कौन सा गैस रहेगा इफ इट इज़ अ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड? उसमें भी ऑक्सीजन रहता है, ऐसा नहीं कि नहीं है, बट इट्स अ लेस ऑक्सीजन, इट्स मोर ऑफ अ कार्बन डाइऑक्साइड. नाउ दैट कार्बन डाइऑक्साइड हैज टू गो आउट ऑफ द बॉडी, सो दैट विल हैपन ओवर हियर. सो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये जो ब्लू सारे हैं दे आर बेसिकली CO2 मॉलिक्यूल्स जो आपके एल्वियोलाई से एक्सचेंज होते हैं, एंड एल्वियोलाई से आपका ऑक्सीजन जो आ रहा है जो थ्रू रेस्पिरेशन आता है, सो दैट एंटर्स इनटू योर ब्लड स्ट्रीम एंड दैट्स हाउ इट गोज ऑन टू योर लेफ्ट साइड. सो लेफ्ट साइड के एट्रियम और वेंट्रिकल में यहाँ से एंटर करेगा वो. ओके, सो गैस एक्सचेंज सिर्फ लंग्स में ही नहीं होता है, आपके टिश्यूज़ में भी गैस एक्सचेंज होते हैं. तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एल्वेओलाई आप लंग्स में छोटे छोटे ब्रोकली जैसा देखते हैं एल्वेओलाई का शेप, उसके ऊपर के लेयर के पास आप देखेंगे ये कैपिलरीज रहता है. सेम इसी टाइप का कैपिलरीज हमारे टिश्यू के पास भी रहता है, जहाँ से हमारे टिश्यू को क्या होता है ऑक्सीजन मिलता है. सपोज़ कि अगर आप लेग्स वर्कआउट कर रहे हो या कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो तो वहाँ पे भी ऑक्सीजन पहुँचाने का काम क्या करता है, कौन करता है? ये कैपिलरीज. सो गैस एक्सचेंज ना ही सिर्फ आपके लंग्स में होते हैं बल्कि आपके टिश्यूज़ में भी होते हैं जो मसल्स होते हैं. So now this is something which we were discussing, a process of angiogenesis, and why it is important you will understand, because when it comes to hypertension it is basically what restriction aa raha hai, your heart has to work harder. Now to reduce that particular working ability of the, not working ability per se, but जो भी strain आ रहा है वो reduce करने के लिए angiogenesis helps. So we'll explain it. तो जो भी कार्डियो स्पेशली कार्डियो ट्रेनिंग करते हैं उनका हमेशा आप देखेंगे उनके ब्लड में कैपिलरीज ज़्यादा मिलता है. तो एंजियोजेनेसिस के प्रोसेस, एंजियोजेनेसिस क्या है? एक प्रोसेस है कैपिलरीज फॉर्मेशन का. तो जब भी हम लोग इंड्योरेंस ट्रेनिंग करते हैं या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में भी करते हैं, खास करके HIIT वगैरह, तो वहाँ पे हमारा कैपिलरीज नए नए डेवलप होते हैं और फिर वो जो लोड है ब्लड फ्लो होने का वो थोड़ा रिड्यूस हो जाता है. कार्डियो एक्सरसाइज हैज स्ट्रॉन्ग. So there is one terminology which is mentioned over here. You can read also later. Vascular endothelial growth factor, जो responsible है आपके capillaries का numbers बढ़ाने के लिए. So that gets improved when you are doing a cardiorespiratory exercises. So when that grows, your number of capillaries grows. That will eventually lower down your hypertension. तो आपका systolic और diastolic जो pressure है वो कम होने में help करेगा. And also peripheral artery disease and coronary artery disease. So CAD or CVD what we popularly known as, and peripheral artery शायद से सुना नहीं रहेगा. तो the way blockages are there into your upper extremities, like आपके जो coronary arteries है, there are 3 major coronary arteries. तो अगर उसमें blockages है तो there are chances that you will have to go for a bypass surgery
या फिर PTCA करके एक रहता है जहाँ पे आपके आर्टरीज में कैथेटर डालते हैं एंड देन दे जस्ट ब्लो दैट पर्टिकुलर प्लाक आउट. सो देयर आर टू एक्चुअल काइंड ऑफ वी कैन से प्रोसेसेस जो आपका प्लाक निकालने के लिए यूज होता है. सिमिलर वे पेरिफेरल आर्टरी डिजीज मतलब क्या है कि आपके लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में. सो जनरली आपका आर्टरियल प्रेशर जो है वो अपर एक्सट्रीमिटीज़ एंड लोअर एक्सट्रीमिटीज़ का आइडियली सेम होना चाहिए, बट इट्स नॉट लाइक कि वो सेम होगा ही होगा. बट देयर इज़ अ मेजर कि अगर इसके नीचे जा रहा है तो देन यू विल हैव अ रिस्क ऑफ पेरिफेरल आर्टरी डिजीज. सो व्हेन यू आर डूइंग दैट कार्डियो एंड योर एंजियोजेनेसिस हैपनिंग, you will prevent the as in like the issues of your peripheral as well as the coronary artery disease. Enter करो ना. गोल्स ऑफ ट्रीटिंग हाई बीपी डोंट. सो हमारा गोल क्या है, ये सारे जो पॉइंट है ये हमारा गोल है कि आपको 120 They can read one by से- one. No, I think they can read one by one. Just ask them, one of them. दिख रहा होगा उनको. बोलो ना, उसको दिख रहा है, किसको नहीं दिख रहा है? जय- आकाश दिख रहा है आपको? पढ़ो First पहला वाला point क्या क्या है? What does that mean? नहीं, what does that entire हाँ. sentence mean? Don't settle for less than हाँ, मतलब 120. ये क्या कहना चाह रहा है? नीचे नहीं आने देना है. वेरी गुड. नाइस. उससे नीचे नहीं आने देना है. सर का आंसर है 120 और 80 के नीचे नहीं नहीं आना चाहिए. आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आना चाहिए ना. क्या लग रहा है? What does that statement mean? आकाश नंबर 2 सांग काय आहे त्याचं? हाँ तुलाच विचारतोय. डोंट सेटल फॉर लेस देन 120/80 mmHg. हम लोग ने लास्ट टाइम पढ़ा था नॉर्मल क्या है, लेस देन 120 एंड 80. सो दोनों सिचुएशन में अगर है नॉर्मल तो इसलिए वो लिखा है कि उसके नीचे आने तक आपको सेटल डाउन नहीं होना है. चाहिए. मतलब ये नहीं है कि 120 और 80 आ गया तो खत्म हो गया. नहीं, द आइडिया इज टू ब्रिंग इट डाउन फर्दर फ्रॉम देयर. ओके, ऑलवेज लोअर द बेटर. हमेशा बेटर टू प्रिवेंट फर्दर डैमेज टू द ब्लड वेसल्स एंड वाइटल ऑर्गन्स. मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि जब आपका हाइपरटेंशन इशू है तो आपके जितने भी वाइटल ऑर्गन्स है उसको भी डैमेज करेगा. तो वही ये भी बोल रहा है. विथ एवरी ड्रॉप ऑफ 20 mmHg सिस्टोलिक बीपी एंड 10 mmHg डायस्टोलिक बीपी द रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज इज हाफ. इट मीन्स कि अगर आपका हर 20 mg आप कम करते हो हाइपरटेंशन में, सपोज कि अगर किसी का 160 है सिस्टोलिक, तो अगर वो 20 mg कम करता है mmHg सिस्टोलिक का, और डायस्टोलिक अगर उसका 100 है, अगर वो 10 mmg कम करता है, तो फिर क्या होता है, उसका हाफ हो जाता है हार्ट रेस होने के चांसेस को फ्यूचर में. Now here one question I want to ask. यहाँ पे लिखा है 10 mmHg डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कम होगा. वो कैसे कम होगा? क्या लास्ट टाइम बताया था? सिस्टोलिक के लिए क्या इंपॉर्टेंट है और डायस्टोलिक के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? एनीवन रिमेंबर्स? हम लोग आगे इसका डिस्कस करेंगे, लेकिन अगर आप लोग में से किसी को पता है तो आप बता सकते हैं. नहीं, सिस्टोलिक का तो समझ गया आपको कि अगर आपका एंजियोजेनेसिस हो रहा है, अगर आपका स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ रहा है तो आपका सिस्टोलिक कम होगा. बट डायस्टोलिक कैसे होगा? डायस्टोलिक डिपेंड्स ऑन व्हाट, वेदर इट इज फ्लो और इज इट अ पेरिफेरल रेजिस्टेंस. पेरिफेरल रेजिस्टेंस, व्हाट इज पेरिफेरल रेजिस्टेंस? नीलेश बताओ, आप नहीं थे लास्ट टाइम. एनीवन एल्स? पेरिफेरल रेजिस्टेंस क्या है? हाँ हाँ राइट. बट पेरिफेरल रेजिस्टेंस क्या है? आपका आर्टरी है, उसका जो डायमीटर है, इनर डायमीटर, उसके अंदर अगर कोई चीज़ है तो वो भी एक रेजिस्टेंस क्रिएट करेगी. एंड द वॉल इटसेल्फ, जो भी आपका वॉल है, वो भी एक रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा. बट व्हेन देयर इज़ अ फ्लो, दैट ओनली टाइम द वॉल विल क्रिएट अ रेजिस्टेंस. अगर फोर्स है तो. बट अगर फोर्स नहीं है तो अगर कोई ऑब्स्ट्रक्टिव मैकेनिज्म अंदर है, लाक है, तो ही वहाँ पे वो
ऑब्स्ट्रक्ट करेगा. सो नाउ डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 10 mmHg से कम होना मतलब क्या, दैट योर न्यूट्रिशन हैज टू बी ऑन पॉइंट. इट्स नॉट ओनली एक्सरसाइज विच विल हेल्प यू टू लोअर डाउन दैट पर्टिकुलर थिंग. ओके, हाँ डायस्टोलिक. और नीचे क्या लिखा है लास्ट वाला लाइन, ऑल्टरनेटिवली इंक्रीजेस विल डबल द रिस्क. मतलब क्या, अगर वही 20 mmHg जैसे 160 था तो 180 हो जाएगा और 100 का 110 हो जाएगा. तो किसका रिस्क बढ़ जाएगा? हाइपरटेंशन तो है ही ना. उसके ऊपर लिखा था ना वाइटल ऑर्गन डैमेज, वहाँ पे लिखा है देखो, ब्लड वेसल्स एंड वाइटल ऑर्गन्स डैमेज. सो ब्लड प्रेशर हम लोग ने लास्ट टाइम भी पढ़ा था, इट्स अ साइलेंट किलर. सो व्हाट इट डज, it silently kills your other organs. It will not give you any symptom as such. There are more or less symptoms which are similar to other problems as well. So that is the reason that particular statement holds a lot of value. तो हम लोग जब भी पढ़ते हैं उसके पीछे का अगर आइडिया रहेगा कि क्या लिखा है, it gets very easier for us to convince the members as well. But if we don't read between the lines, it will be just a statement. Okay? एग्जैक्टली. सो जैसे हम लोग ने लास्ट टाइम पढ़ा था कि स्ट्रोक क्या है, देयर आर 2 टाइप्स, ब्रेन हैमरेज और इश्केमिक अटैक्स. इश्केमिक अटैक्स मतलब ब्लॉकेजेस वगैरह है. हैमरेज मतलब क्या, कैपिलरीज हैव गॉट बर्स्टेड आउट. सो वहाँ पे बर्स्ट आउट हो गया मतलब हैमरेज हो गया. तो हम लोग ने कॉमन टर्मिनोलॉजी सुना है. तो स्ट्रोक भी इसी के वजह से होता है, हाइपरटेंशन की वजह से. लोग उसको उतना सही से इवैल्यूएट नहीं करते या फिर मेडिकेशन सही से नहीं लेते, और एल्स दे डोंट डू द नेसेसरी प्रोटोकॉल्स व्हिच आर रिक्वायर्ड. सो दैट इज द रीजन हाइपरटेंशन इज अ साइलेंट किलर. इवन क्रोनिक किडनी डिजीज भी जो होता है वो सेकंड जो कारण बनता है वो हाइपरटेंशन ही बनता है. एग्जैक्टली. तो जहाँ जहाँ आपका आर्टरीज जिस ऑर्गन में है उसको डैमेज करेगा, वो ऑर्गन आपका फेल होएगा. किडनी फेलियर, लिवर किडनी फेलियर, लिवर फेलियर, ऑल दैट. सो जितने भी वाइटल ऑर्गन्स है सब रिस्क में है. यही है. अच्छा, हाउ कार्डियो एक्सरसाइजेस हेल्प्स टू इम्प्रूव ब्लड प्रेशर. बट वो यूजुअली वो COPD के वजह से होता है, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज. अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था कि कैसे कार्डियो एक्सरसाइजेस हेल्प करता है ब्लड प्रेशर में. अगर आप लोग ने लेक्चर सही से समझ में आ रहा होगा तो आप लोग इजी इवैल्यूएट कर पाओगे कि कैसे वो हेल्प करता है कार्डियो एक्सरसाइजेस हाई ब्लड प्रेशर को कम करने में. तो हम लोग जब बता सकते हैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं, ठीक है, मसल हैज़ 2 प्रॉपर्टीज. व्हाट आर दे, एनीवन नोज? अगर मैंने लेट्स सपोज एक वर्कआउट किया है तो रिकवरी फेज में 2 क्या चीज़ें होती है मसल्स के साथ? हाँ, रिपेयर होना मतलब क्या होता है, मसल साइज बढ़ता है या छोटा होता है? व्हाट डू वी कॉल दैट पर्टिकुलर थिंग? हाइपरट्रॉफी. सो हाइपरट्रॉफी इज वन थिंग which happens with your heart as well. Now what is the other thing which we experience? Not atrophy, not epoch. मसल के साथ क्या होता है? अगर आपने लेट्स सपोज अभी 110 किलो का डेडलिफ्ट किया रहेगा, will your body be prepared for 115 for the next time? Will or will not? Sorry, can you repeat the question? If you have done 110 kg of deadlift, let's suppose today, 102 या 105 किलो उठा सकते हैं क्या हम लोग नेक्स्ट टाइम? पॉसिबल है. सो वी कॉल इट एज अ सुपर कंपेंसेशन. सो द मसल अंडरगो समथिंग कॉल्ड एज अ सुपर कंपेंसेशन. मतलब क्या? इट इम्प्रूव्स द स्ट्रेंथ ऑल्सो. ओके. So what we have written over here is nothing but the same, because heart is also what? Organ है. Organ को क्या बोलते हैं? Muscle ही है वो. At the end it's a muscle only, contractile tissue. स्मूथ मसल. So same thing experiences over there as well. Okay. सो अगर आप ट्रेनिंग करते हो तो 2 चीज़ें होता है, हीलिंग एंड सुपर कॉम्पनसेशन. तो वो खुद को हील भी करता है, साइमल्टेनियसली क्या करता है वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग भी करता है नेक्स्ट टाइम के लिए. सेम यहाँ पे हार्ट के केस में भी होता है. अगर आप अच्छे से डिज़ाइन किया प्रोग्राम
वेट ट्रेनिंग एंड कार्डियो एक्सरसाइजेस, तो वहाँ पे क्या होता है, हार्ट का जो मसल्स है वो ब्रेक डाउन होता है, ठीक है, वो हील भी करता है और अपने आप को नेक्स्ट टाइम के लिए स्ट्रांग भी करता है। तो जैसे ही आपका हार्ट स्ट्रांग होता है तो उसमें दो चीज़ें होती है, बेटर होएगा। फर्स्ट कि जो हाइपरट्रॉफी हुआ तो उसका साइज़ बढ़ेगा, ठीक है, एज वेल एज उसका पंपिंग का जो कैपेसिटी है वो भी बढ़ जाएगा। मतलब आपको कम बीट में ज़्यादा से ज़्यादा वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन और ब्लड सप्लाई करेगा वो, दैट इज़ ए VO2 मैक्स, ठीक है। तो अभी अगर उसका सपोज कि साइज़ बढ़ गया है तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा वॉल्यूम में ब्लड आएगा, ठीक है, और वो स्ट्रोक वॉल्यूम भी बढ़ा तो फिर क्या होएगा, आपका जो बीट है वो रिड्यूस होता जाएगा एज ए लाइक एथलीट। तो जो स्ट्रोक जब भी होता है, जब भी वो पंप करता है तो वो जो फोर्स क्रिएट कर रहा है तो वो भी रिड्यूस हो जाएगा ना। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताया गया कि आप जैसे ही स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और कार्डियो, स्पेशली कार्डियो एक्सरसाइजेस अगर इंट्रोड्यूस करते हो ट्रेनिंग के दौरान, तो आपके ये सारी चीज़ें इम्प्रूव होएंगे। तो यूजुअली जैसे हम लोग मस्कुलर हाइपरट्रॉफी बोलते हैं, तो लेफ्ट वेंट्रिकुलर जहाँ से आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो हो रहा है तो दैट गेट्स हाइपरट्रॉफीड। सो अगर रनर्स हार्ट अगर हम लोग ने कुछ सुना रहेगा तो रनर्स का लेफ्ट वेंट्रिकुलर अगर आप देखोगे तो दैट इज बिट मोर हाइपरट्रॉफीड। दैट इज वन ऑफ द रीजन देयर रेस्टिंग हार्ट रेट विल बी वेरी लो, 45-50 वगैरह रहेगा। मतलब क्या कि 5 लीटर ब्लड सप्लाई करने के लिए उनके हार्ट को सिर्फ 45 या 50 टाइम्स ही बीट करना पड़ रहा है। सो इमेजिन देयर ब्लड प्रेशर विल बी रिलेटिवली लोअर, बट दैट्स नॉट a confirmed statement. If their eating habits are not good, it can vary. So their resting heart rate can be lower, but their hypertension chances are still there. So वो दोनों चीज़ें interdependent है, but दोनों अलग अलग भी है. So we have to understand from that perspective. And अगर उसका contraction का अगर force बढ़ रहा है तो ऑलरेडी 5 लीटर की जगह जो भी, मतलब अगर ज़्यादा ब्लड आ रहा है तो यू कैन फोर्स इट आउट इवन मोर फास्टर। आई थिंक नेक्स्ट स्लाइड वी कैन गो। एंड देन सेम चीज़, अभी एंजियोजेनेसिस में हम लोग क्या देख रहे थे कि कैपिलरीज बनता है। तो अगर आपका सपोज के हार्ट स्ट्रांग भी हो गया और वो पंप भी अच्छे से कर रहा है, लेकिन आपके बॉडी में अगर कैपिलरीज नहीं उतना बन पा रहा है तो फिर वो प्रोसेस अच्छे से नहीं कर पाएगा। मतलब आपका स्ट्रोक वॉल्यूम भी बढ़ करके भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई नहीं हो पाएगा वर्किंग मसल्स में, हार्ट में। तो ऐसा होता नहीं है, लेकिन जो एक्सरसाइजेस करते हैं उनका कैपिलरीज भी फॉर्मेशन होता है साइमल्टेनियसली। अच्छा, देयर इज वन डाउट आस्क्ड बाय फहद सर। जैसे अभी आप हम लोग ने बोला कि हाइपरट्रॉफी होना हार्ट का सही है कि नहीं है, एनीवन हैज एनी आंसर? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। सो देन हाइपरट्रॉफी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, मतलब हार्ट बड़ा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? किसी ने ये सुना है कि हार्ट फेलियर या फिर हार्ट अटैक या फिर कार्डियोमायोपैथी somebody has heard? So in that case what happens, वहाँ पे भी आपका हार्ट जो है वो हाइपरट्रॉफी होता है। So the chamber sizes grows, but वो क्यों होता है? Because the pumping ability of your heart has lower down because of the hypertension as well as the atherosclerosis. अगर प्लाकेज ज़्यादा है तो हार्ट सही से पंप नहीं कर पाएगा। सो इन दैट फिनोमिनॉन योर बॉडी डिसाइड्स कि हार्ट का थोड़ा साइज बढ़ा देते हैं ताकि क्या करेगा, वो और ज़्यादा पंप कर पाएगा। बट इन दैट केस दैट हाइपरट्रॉफी इज़ नॉट गुड। सो इफ़ यू सी एंड इफ़ यू हैव टू डिफरेंशिएट बिटवीन अ एथलीट एंड दिस पर्सन, फर्स्ट थिंग इज डेफिनेटली अ रेस्टिंग हार्ट रेट, and second thing is you will see a hypertrophy in cardiomyopathy in all chambers majorly, or the entire heart basically gets volume. But when it comes to athlete, you will see majorly on the left ventricle जहाँ से आपका pumping ability जो है वो improve हो रहा है। So that's a major distinguish between your cardiomyopathy and your left ventricular hypertrophy. Okay? सो लास्ट अगर लाइन में आप देखेंगे तो यही बोला गया, एक्सरसाइज कैन रिड्यूस द चांसेस ऑफ डेवलपिंग हाइपरटेंशन बाय 50%, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो लोअर द रिस्क ऑफ स्ट्रोक बाय 27%। इतना मेजर डिफरेंस है। नाउ 50% से अगर वो चांसेस कम कर रहा है, मतलब आपका लाइफ स्पैन कितने टाइम से बढ़ेगा? लेट्स सपोज इफ यू आर एट अ 48,
अब अगर आपका एज जनरली अगर 40 है, तो अगर ये चांसेस 50% से कम कर रहा है, तो आपका लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितने टाइम से बढ़ेगा आगे? 50% और राइट, बढ़ेगा। 50% बढ़ेगा ना। तो आपका जो भी, अगर लेट्स सपोज इफ यू आर गोइंग टू लिव 60 और 70, आई एम नॉट सेइंग कि ये अकेला ही आपको 80 या 90 तक लेके जाएगा, बट एटलीस्ट देर आर चांसेस दैट अगर इफ यू डोंट गेट इनटू एक्सीडेंट्स और इफ यू डोंट गेट इनटू सम natural calamities, you will still live longer that way. That is the reason that many marathon runners who are running marathon for years, because of the poor nutrition, not following the correct nutrition, they end up getting a heart attack. Exactly. That's why I said somebody who is having a resting heart rate which is lower doesn't give them that bulletproof jacket कि वहाँ पे उनको दूसरी कोई चीज़ नहीं होगी. Because if you have, I don't know how many of you knows about that particular guy, I don't remember the name of him, but somebody who has written a entire book on it. I think you might be knowing, I don't remember the name. हाँ, I think Tim Noakes. So उन्होंने वो अपना बुक फाड़ दिया था, कार्बोहाइड्रेट जहाँ पे वो लोग सजेस्ट करते थे मैराथन रनर्स के लिए, but they have experienced that the people are getting type 2 diabetic. Because although they were doing marathons, which is the toughest sport that way, marathons, ultra marathons, या फिर triathlons and all, but still they experience all those issues. So that is the reason somebody who is running there but smoking also. We have couple of very fit trainers over here who smoke and who think they are invincible, they can run and outperform that particular thing. तो inside क्या हो रहा है हम लोग को नहीं पता है. We might be running, but these things are something which is causing the problems. So you might be fit for running an hour, somebody who is unfit to run even 1 minute or 10 minutes, but if he has been eating right, there are chances that the person may not die out of hypertension or these kind of things. But obviously इसका मतलब ये नहीं कि भागना नहीं चाहिए, तो दोनों चीज़ें चाहिए. तो मैं भी शुरू करने वाला भागने के लिए, बट बता रहा हूँ. It's not about really fit heart, it's about nutrition also. Obviously nutrition and your habits as well. No, the primary cause of hypertension is basically smoking, because smoking के वजह से vasoconstriction होता है. जैसे हम लोग ने सुना था vasodilation, the same way vasoconstriction होता है, and that causes majorly your hypertension cases. Now this slide tells you how to calculate the intensity of the person who is having the hypertension, कैसे उनको ट्रेन करना है, क्या इंटेंसिटी पे रखना है. Anyone has any idea about what intensity usually we should train when we are doing cardio? आकाश किसको, फ्रेंड को फोन किया क्या पूछने के लिए? अच्छा, मतलब फोनो फ्रेंड वगैरह यूज कर रहा है क्या? बताओ अमान, इंटेंसिटी या थोड़ा फिर इतना नजदीक बता लेके दो आओ। इंटेंसिटी कैसे मेजर करते हैं? इंटेंसिटी कैसे मेजर करते हैं? कैसे मेजर करते हैं इंटेंसिटी? मिलेगा मिलेगा, पीडीएफ मिलेगा. जूम वाला यूज मत करो. हार्ट रेट काय असलं पाहिजे? कैसे समझेगा क्या इंटेंसिटी पे हम लोग रनिंग कर रहे हैं या जो हम भाग लोग रहे हैं? टारगेट हार्ट रेट जो सेट करते हैं ड्यूरिंग एक्सरसाइज या फिर कार्डियो के टाइम में, वो कैसे कैलकुलेट करते हैं? कैसे मतलब आप सेट करते हो कि इतना थोड़ा जोर से टारगेट बोलो। हार्ट रेट रहना चाहिए इतना से इतना के बीच में, या फिर एग्जैक्टली हाँ. सो 20 MHR minus age क्या है? What is that? Maximum heart rate. So how do you calculate the heart rate for their exercise? Targeted heart rate का formula होता है. In general sense, there are 3 ways, और basic categorization अगर करना चाहेंगे तो ACSM guidelines says that 60 to 70% is your light, लेवल 70 to 80 is your moderate, and 80 to 90 is your hard or heavy, whatever it is. So ideally speaking, you have to keep them between somewhat hard or maybe a moderate. So that's why we have given 2 scales over here. You can explain. यस. तो यहाँ पे 2 स्केल है. एक तो RPE स्केल जहाँ पे हम रेट परसिव स्केल्स of पे देखते हैं एग्जॉस्ट, एंड दूसरा जो हम लोग जोन 1 जोन 2 के अकॉर्डिंग दिया हुआ है. तो अभी अच्छा, आप ये देखेंगे बहुत सारे zone- गैजेट्स, हाँ, बहुत सारे गैजेट्स में
जो अपना इंटेंसिटी है वो खुद बना करके रखे हैं वो लोग, जोन 1, जोन 2, जोन 3। ये क्या है, अलग अलग जोन क्या है? ये अलग अलग जोन में क्या वो लोग, वूप बैंड है, वूप बैंड में अलग जोन रहेगा। यू हैव अ सैमसंग वॉच राइट, आपके इसमें ऐसे जोन वगैरह कुछ आते हैं अलग अलग। हार्ट रेट मॉनिटर रहेगा किसी के पास, तो उसके अंदर भी अलग अलग जोन आता है। ये सभी में ऑलमोस्ट सेम पैरामीटर हो गया है इस जोन का। देयर इज समथिंग कॉल्ड जोन 0 वेयर इफ योर इंटेंसिटी इज रियली गुड इट शोज दैट below 100 is zone 0, 120 below 120 is zone 1, 120 Heart rate. Heart rate, 120 to 136 is zone 2. Zone 2 is the best tool which is supposed to be like walking. You keep your, like we call it icebreaker, we call it. मतलब एकदम सही जगह hit करो and you will see the fat loss. So that is one point of view, bodybuilding point of view as well as a normal person. Right. Other training he tries to keep the heart rate between 120 136 to 2. अभी उसको किसी में मेरे मूव में वो 140 हो गया, वो 139 हो गया, किसी में 136 हो गया, किसी में 140। जोन 3 is 140 to 151, 152, फिर उसके बाद जोन 4, जोन 5 रेड, ऑरेंज एंड रेड। Rating about So- 170. सो आइडियली ये अलग अलग जोन जो है चेंज होता है जैसे जैसे तुम्हारा हार्ट, किसी के जैसे ये लोगों ने अभी नया जोन 0 भी लेके आ गया, मतलब if you are below zero, it was called zone 1, zone 2, zone 3, zone 4, zone 5. Now it is zone 0 to zone 6. मतलब maximum heart rate उससे 10% कम, उससे 10% कम, उससे 10% कम, that's how they have divided. अभी यहाँ पे दो इंटेंसिटीज के अलग अलग चार्ट्स क्यों दिए? अगर जोन इजी है तो ये क्यों दिया हुआ है दूसरा? इसको पीछे कैसे करते हैं? पीछे कैसे करते हैं? अच्छा हाँ, ये क्यों दिया हुआ है? आरपी स्केल क्या है? राइट, बट अगर हम लोग के पास जोन वाला है, एवरीवन हैज हार्ट रेट मॉनिटर और एटलीस्ट दिस थिंग। अगर किसी के पास नहीं है तो ये यूज़ कर सकते हैं आरपी स्केल। दिस इज़ बेसिकली अ टॉक टेस्ट काइंड ऑफ अ थिंग, जहाँ पे आप क्लाइंट कर रहा है, वहाँ पे आप बात कर रहे हो, उसके हिसाब से आप उसका सेट करते हो। बट देर इज़ अनदर रीज़न फॉर कीपिंग द आरपी स्केल, बिकॉज देर आर 5 टाइप्स ऑफ डिफरेंट मेडिकेशंस विच आर इन्वॉल्व इन ट्रीटिंग हाइपरटेंशन। डज एनीवन नो व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेडिकेशन? किसी ने सुना हुआ है? कोई नाम किसी को याद है? कोई ले रहा है? लास्ट लेक्चर में भी मैंने एक ड्रग्स का नाम बताया था, मैम ने उसके बारे में थोड़ा एम्फेसाइज किया था। डज एनीवन नो? आवाज बोलो। बीटा ब्लॉकर। सो बीटा ब्लॉकर बेसिकली डज व्हाट? इट रिड्यूसेस योर हार्ट रेट, along with reducing your blood pressure, it lowers down your heart rate as well. Now somebody who is experienced or who is going through a hypertension situation, उसका मेडिसिन का नाम है मेट एक्सेल करके, MET-XL। सो याद रखना, इन केस कभी अगर आपका कोई क्लाइंट आता है, इट्स आवर फर्स्ट ड्यूटी टू अंडरस्टैंड कि ये मेडिसिन क्या है, एग्जैक्टली क्या करते हैं, बिकॉज समटाइम्स यू विल बी वेरी मच इनटू दैट पर्टिकुलर थिंग कि ठीक है हाइपरटेंशन है, क्या ही होगा, बट देयर कैन बी अ मेजर फैटालिटी विच कैन हैपन। सो दैट इज़ द रीज़न बेसिक जो चीज़ें हैं, कौन से मेडिसिन ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, वो चीज़ें हम लोग को याद नहीं रखना है ना, बाय हार्ट करना है। बट अगर कोई क्लाइंट या मेंबर आके हम लोग को बता रहा है कि ये मेडिसिन हम लोग ले रहे हैं, जस्ट सर्च इट, टाटा AMG या 4mg जो सारे साइट्स गूगल पे भी वो शो कर देता है कि गूगल पे भी आपको बता देगा, तो एटलीस्ट बेसिक अंडरस्टैंडिंग रहेगी तो आपको ईजी हो जाएगा। सो नाउ इन दैट केस द पर्सन माइट शो अ लेस हार्ट रेट फॉर द प्रीवियस एक्टिविटी विच ही यूज्ड टू डू। सो लेट्स सपोज इफ ही वाज रनिंग एट द स्पीड ऑफ 8 अर्लियर और उसका हार्ट रेट जा रहा था 120 या 130 या 150 वॉट एवर इट इज, नाउ आफ्टर टेकिंग दैट मेडिकेशन दैट हार्ट रेट हैज गॉन डाउन बाय 20 beats per minute. So will you increase the speed or will you keep the same speed for that particular person? Same speed रखोगे या speed बढ़ाओगे, क्या लगता है? Same speed रखोगे, नहीं बढ़ाओगे, हार्ट रेट तो कम हो गया ना। So that's a false indicator.
उसका हार्ट रेट उतना ही है बट वो दिखा रहा है कि वो कम हो गया है। ऐसा नहीं है कि अंदर हार्ट ज़्यादा बीट कर रहा है लेकिन बाहर बीट्स कम बता रहे हैं, बट द medication has reduced that particular thing. So that is the reason we have kept the RPE scale. In that sense, we should not increase. एक हफ्ते में क्या हो गया, एक हफ्ते में आपका क्लाइंट इतना तो स्ट्रांग नहीं हो गया ना कि आप सडनली उसका 8 km/h के स्पीड पे भाग रहा है तो आपने 10 के ऊपर डाल दिया, तो वो नहीं होना चाहिए. That is one of the reason we have kept RPE scale. You can easily go through the numbers. इसमें सिर्फ somewhat hard वाला जो इंटेंसिटी है वहाँ पे रखना है. आप जनरल पॉपुलेशन के लिए जोन 1, जोन 2, जोन 3 देख सकते हैं, जो भी उनके पास वॉच पहन के या गैजेट्स पहन के है. लेकिन कभी कभी आपको मतलब जब बात आती है हाइपरटेंशन वाले क्लाइंट का, तो आप आई वुड सजेस्ट कि आप ये स्किल पे ही ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि अभी साकिब सर ने ही बताया कि हर किसी का अपना अपना जोन है. किसी का 130 पे जोन 2 बोलते हैं, कोई का थोड़ा सा इबव हो जाता है. हाँ, Yes, yes. तो सबका गैजेट्स का अपना अपना जोन वो लोग थोड़ा 19-20 करके रखते हैं. Exactly. So RPE scale is the best option. Now this is the intensity and the duration. So every time you are training anyone, general population as well as like a special population, there is a principle which we call it as a FIT, F-I-T-T. F stands for frequency, I for intensity, T for time and T for type. So यहाँ पे वही सारी चीज़ें एक्सप्लेन करी गई है कि क्या प्रिंसिपल के हिसाब से क्या क्या सारी चीज़ें हैं. So it's a self-explanatory slide. The basic idea is 150 minutes of moderate intensity or 75 minutes of rigorous intensity. 75 वाला कर रहे हो तो 3 days या 2 days कर सकते हो. 150 वाला कर रहे हो तो 5 days कर सकते हो. Or you can combine both. But when you are doing it for the beginner or somebody who is having a higher readings of hypertension, always start them with a lower. So combination of this you can add weight training. तो ये प्रोटोकॉल जो है वो एकदम से बिगनर या फिर वैसे क्लाइंट आपके पास आए हैं जो कभी ट्रेनिंग नहीं किया और वो हाइपरटेंशन इश्यूज से सफ़र कर रहे हैं, तो ये वीकली रिपोर्ट है 3x5 and 25x3. Aerobic exercises caution. यहाँ पे भी we have given the same thing, beta blockers, what intensity to keep, somewhat hard or what level of zones and all. The only thing is towards the last line, if we see, do not exercise if your resting blood pressure is greater than 180/110. So यहाँ पे हमको ऊपर नहीं पहुँचाना है तो घर पे देना है जाके. तो अगर somebody who is having that higher level of hypertension, again there will not be any symptom. That person may be very fit and fine in terms of looking perspective. वो सामने से देख के आपको नहीं लगेगा. But if somebody who is already having hypertension and it's your regular client, the idea is to everyday check. और अगर वो दिन पे अगर आपको दिख रहा है कि इतना लेवल है, तो बॉस, we are fitness coaches, we are not doctors, so we don't have to intervene there. You have to just tell them, boss, please go home or visit your doctor or physician, whatever it is, and then if he suggests, once your blood pressure goes down, then we can do that activity. यहाँ पे थर्ड पॉइंट में कूल डाउन फेज के बारे में बताया गया है. कूल डाउन क्यों ज़रूरी होता है? मतलब जब भी आप कोई भी ट्रेनिंग कर रहे हो, चाहे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग या फिर कार्डियो ट्रेनिंग, तो आपको कूल डाउन क्यों करना चाहिए? रीज़न, यहाँ पे भी कूल डाउन को बहुत प्रायोरिटी दिया गया, खास करके सपोज़ कि हम लोग तो ठीक है हाइपरटेंशन क्लाइंट ने मतलब विक्टिम्स नहीं है अभी, तो हम लोग का चल जा रहा है कि ठीक है कभी नहीं किया कूल डाउन, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग किया घर या फिर काम पे या फिर जो भी. लेकिन जो हाइपरटेंसिव क्लाइंट है आपके, उनको कूल डाउन कराना ही कराना है, और हम लोग को भी करना चाहिए. लेकिन इतना इम्पोर्टेंस क्यों है इसका? कूल डाउन क्या बेनिफिट देता है उससे? Drop the heart rate and the pump in a systematic manner. ओके, थोड़ा सा लॉर्ड सर. हार्ट रेट को पंप को स्लोली नीचे लेके जाए. ओके, आराम से, ताकि there is no shock to your
heart that is suddenly dropping the heart rate. And to get a reverse effect of what we are doing, to avoid that, we need to always यस या परफेक्ट। और एक और चीज़ क्या है कि जब भी हम लोग ट्रेनिंग कर रहे होते हैं तो ब्लड फ्लो अपर एक्सट्रीमिटीज़ लोअर एक्सट्रीमिटीज़ सब में एकदम एक्सट्रीम लेवल पे रहता है। तो फट करके अगर हम लोग रुकते हैं ना तो सारा जो ब्लड है एक्यूमुलेट होने का चांसेस रहता है इधर उधर, तो वो भी अपने जगह पे स्लोली स्लोली पहुंच जाए, हार्ट के थ्रू पंप हो गया, हाँ सेटल डाउन हो जाए। तो कभी भी इंटेंस ट्रेनिंग के बाद ऐसा ना हो कि तुरंत रुक जाए या फिर रेस्टिंग पीरियड में चले गए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली इट इज कॉल्ड एज अ वीनस रिटर्न। वेनस रिटर्न, यस। मतलब अगर आपके लोअर एक्सट्रीमिटीज में आप सपोज भाग रहे हो एंड इट इज अप्लाइड टू एवरीवन, ऐसा नहीं है कि मतलब आप सिर्फ इनके लिए। मैराथन रनर्स आल्सो हैव द सेम थिंग व्हेन दे कंप्लीट देयर 21K 10K और व्हाटएवर, दे रन अ लिटिल लॉन्गर टू कूल डाउन, बिकॉज व्हाट हैपेंस व्हेन यू आर रनिंग फॉर सच अ लॉन्गर पीरियड, योर मसल्स आर कॉन्ट्रैक्टिंग कंटिन्यूअसली। नाउ इफ दैट ब्लड फ्लो सडनली गेट्स अ ब्रेक, तो वहाँ पे आपका जो वीनस रिटर्न है वो ऊपर जाएगा ही नहीं, एंड देन देयर आर चांसेस दैट यू विल गो इनटू अ केस ऑफ हाइपोटेंशन या हाइपरटेंशन। क्या होगा अगर नीचे से ब्लड ऊपर नहीं जा रहा है तो क्या होगा? हाइपोटेंशन या हाइपरटेंशन? हाइपो। क्यों हाइपो होगा? क्यों होगा अंकित हाइपोटेंशन? हाइपोटेंशन क्यों होगा? हार्ट इज स्टिल कॉन्ट्रैक्टिंग, नो। यहाँ का ऊपर अगर आया ही नहीं, डीऑक्सीनेटेड ब्लड अगर ऊपर आया ही नहीं, तो ऑक्सीनेटेड ब्लड बाहर जाएगा क्या? राइट? ऑक्सीनेटेड ब्लड कहाँ कहाँ पे जाता है? सारे ऑर्गन्स और सारे कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू को जाता है। नाउ दैट ऑक्सीनेटेड ब्लड इज नॉट गोइंग टू योर ब्रेन, इमेजिन व्हाट विल हैपन। So that is the reason that's a hypotension. So that's why your body goes into a hypotension. Suddenly blackout हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा। Okay? Precaution for resistance training. Don't pull your breath. से यहाँ पे लिखा हुआ है, but this is related to your weight training. Orthostatic hypotension मतलब क्या? अगर आप lying down position में कोई चीज़ें अगर उनको करवा रहे हो, let's suppose crunches या कुछ वो सारे movements वगैरह करा रहे हो और सडनली उनको खड़े रहने को बोलोगे, तो दैट्स कॉल्ड एज अ ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। प्लेस रिलेटेड, सडनली अगर मूवमेंट हो रहा है, सडनली पोजीशन चेंज हो रहा है, तो वो टाइम पे वो हाइपोटेंशन में चले जाते हैं। एंड देयर आर सम जनरल गाइडलाइंस, लाइटर वेट्स। अगर हाइपोटेंशन है, विल नॉट पुश टू हार्ड और टू हैवी इन दैट पर्टिकुलर केस। एंड वल्साल्वा मैनूवर लास्ट टाइम हम लोग ने डिस्कस किया था, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? हाइपोटेंशन या हाइपरटेंशन में करना चाहिए कि नहीं? नहीं करना चाहिए। तो वो स्क्वाट्स कैसे करेंगे अगर नहीं करेंगे तो? नहीं आया क्या? क्या लगता है वल्साल्वा मैनूवर नहीं करेंगे तो स्क्वाट कैसे करेंगे? हियर इज द आंसर। वल्साल्वा मैनूवर कहाँ पे यूज होता है? मैक्स लिफ्टिंग। सो इफ यू आर कीपिंग द इंटेंसिटी ओनली बिटवीन 60 to 80%, वी आर ओके विद द रेगुलर ब्रीदिंग एज वेल। सो दोज पीपल इंट्राथोरैसिक प्रेशर नहीं बढ़ाना है, वो होगा सडन ब्लैकआउट होगा। ओके? तो फर्स्ट थिंग, anytime you are counseling your clients now, henceforth always ask for underlying conditions. कोई भी रहने दो, कोई भी client है, or at least if you are not aware or they are not aware of, check over here. All these things will make you look even more professional when you have this particular knowledge. We all keep these workshops so that we can implant whatever knowledge we have learned and we can grow together. तो मोबिलिटी ट्रेनिंग करते हैं, केटल बेल ट्रेनिंग करते हैं, वैसे ही ये भी ट्रेनिंग है। तो जितना प्रोफेशनल वे में बिहेव करोगे, उतने क्लाइंट के लिए भी आपका रिस्पेक्ट जो है वो बढ़ जाएगा।
रिस्पेक्ट हमको लेवल doctor बढ़ेगा नहीं बनना है, एंड अवेयरनेस आपका जितना अच्छा रहेगा ये सब चीज़ में, तो उनको ऐसा लगेगा कि मैं किसी सेफ हैंड में हूँ। यस तो अभी अगर आप सपोज़ कि ये सारी चीज़ें उनको एक्सप्लेन करोगे और बताओगे तो उनको बिलीव क्रिएट होएगा कि नहीं, अगर कुछ ऐसा रहेगा तो मुझे मेरा ट्रेनर हेल्प करेगा। ट्रेनर क्लाइंट हम लोग से इसलिए भी नहीं पूछता क्योंकि वो जानते हैं कि ये सिर्फ रेप्स गिनता है और एक्सरसाइजेज वगैरह के बारे में जानता है ये। लेकिन अगर आपको ये सारी चीज़ें का भी नॉलेज होगा, हार्ट डिजीज़ के बारे में, हाइपरटेंशन के बारे में, PADs के बारे में, तो होएगा क्या कि आपसे कभी वो एक दो चीज़ सपोज़ कि अगर आपने कभी हाइपरटेंशन के बारे में उनसे डिस्कस किया तो फिर वो आपके पास आएंगे, वो बोलेंगे कि अरे PADs क्या होता है, पेरिफेरल आर्टरी डिजीज़ ना। तो उनको ऐसा लगेगा कि इनको एक्सरसाइज के अलावा भी नॉलेज है तो इनसे पूछ सकते हैं। अदरवाइज़ वो सोचेंगे कि ये एक्सरसाइज सिर्फ मशीन रिलेटेड ही ये सिर्फ जानते हैं चीज़ें और मसल से रिलेटेड ही जानते हैं, तो बस उतने ही तक वो लोग वो भी लिमिट करके रखेंगे खुद को। तो जितना आप डिस्कस करोगे उनसे ये सारी चीज़ों के बारे में उतना बेटर रहेगा। तो मैं स्टार्ट में ही बोला था कि डॉक्टर टर्म है, इसमें मेडिकल टर्म्स है ये सारी चीज़ें में, लेकिन ऐसा नहीं कि हम लोग सीख नहीं सकते, सुपरफिशियल चीज़ें हम लोग जान सकते हैं। तो ट्राई करो जितने भी चीज़ें सिखाया जाए आगे भी मेडिकल रिलेटेड कंडीशन, वो अच्छे से, जैसा आप बाकी चीज़ों में फोकस करते हो ना ट्रेनिंग से रिलेटेड एक चीज़ों में, वैसे इसमें भी फोकस करो कि ताकि आप डिस्कस कर सको क्लाइंट के सामने भी। कभी वैसा कोई सामने से क्वेरीज भी लेकर के आए तो आप एक्सप्लेन कर सको अच्छे से। इससे आपका वैल्यू एडेड तो होगा ही और उनका बिलीव भी क्रिएट होएगा आपके अकॉर्डिंग। ओके, ऑलराइट, थैंक यू सो मच गाइस सो मच। फॉर बीइंग देयर। पॉज कर देंगे।